हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ई एकेडमी। हम लास्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे, जो कि मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने 4 क्वांटम नंबर्स करे हैं ना, एंड आज हम क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। बट उससे पहले थोड़ी सी रिवीजन ज़रूरी है, बिकॉज हमने एक बारी गो थ्रू तो किया, बट एक बारी रीकैप ज़रूरी है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्या था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगी अब, सो दैट, क्योंकि हमें जस्ट रिवीजन करनी है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। जैसे सपोज करो आपको 4s 4d इस तरह से दे दिया ऑर्बिटल, एंड आपको कहा जाएगा इसके लिए आप क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखिए। एक ये क्वेश्चन है। एक मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में ही कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सपोज दिया जाता है 2f, कि 2f पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों। इसी तरह से MCQs के फॉर्म में आप इसको सोचिए कि 4 ऑप्शन दी है और पूछ लिया जाए कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। किसी भी चीज़ को लेकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 0 to n की वैल्यू तो आपकी सिंपल ही रहेगी, है ना। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, ये m स्मॉल m या ml भी हम कह सकते हैं, एंड स्पिन क्वांटम नंबर s। सबसे आसान है ये, प्लस हाफ माइनस हाफ, है ना। 2 ही वैल्यूज हैं इसकी और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, बाकी 3 में ये बताता है हमें शेल, ये सब शेल और तीसरा ऑर्बिटल, है ना। शेल आपका KLMN मैंने बताया था, n = 1 2 3 4 जैसे होता है वैसे ही KLMN, है ना। सब शेल आपका SPDF, और ऑर्बिटल्स भी आपके यही हैं SPDF में। फर्दर आगे S का एक ऑर्बिटल, P का 3, D का 5, F का 7। यही किया था हमने। अब ध्यान क्या रखना है, n नंबर ऑफ शेल में आपके n नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं, है ना। अच्छा, अगर इसको हम कोरिलेट करना चाहें तो क्या होगा? जैसे सपोज कीजिए n² अगर हम लेके चले तो क्या ठीक है? n² तो हम नहीं कह सकते। सी, n की वैल्यू अगर आपकी 1 है, ठीक है, तो हमारा l की वैल्यू क्या आई वो चेक करते हैं। 0 to n-1 एक ही वैल्यू आई है ना s को लेके। उसमें कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? आगे एक ही ऑर्बिटल है। तो इस तरह से उसके बाद अगर आपका p वाला ऑर्बिटल है, p के लिए आपकी l की वैल्यू क्या होती है? यहाँ मैं वैल्यू लिख देती हूँ, 0 1 2 3। ठीक है, ये आपका n सब शेल्स हैं, कि अगर n शेल्स हैं तो n ही सब शेल्स होंगे, वो लिखा हुआ है मैंने। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ n कैसे आ गया। तो अगर p की वैल्यू आपकी देखो 1 है, यहाँ पे l की वैल्यू 1 है एक्चुअली, ये है ना। l = उनकी वैल्यूज दी हुई है कि ये 1 है, तो इसमें आपके फर्दर कितनी m की वैल्यूज आएंगी? 3, राइट। -L to +L। तो ये रिवीजन एक बार अपने माइंड में आप प्रॉपर बिठा लेना कि कितनी आपकी वैल्यूज आएंगी कितनी नहीं आएंगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को लेके क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा होता है कि एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। और या कई बार रीजन को लेके पूछा होता है, असर्शन रीजन जब आता है वहाँ भी इस तरह की चीज़ें आपकी मिक्सिंग अप होके आ सकती है। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये आपका मेन जो था शेल, सब शेल, ऑर्बिटल। इसी के बाकी जो आपके पॉइंट्स थे ना, मेन लाइंस, हाइपर फाइन लाइंस, फाइन लाइंस, एनर्जीज, वो जस्ट आपको अगर डायरेक्टली नोट आता है लिखने को, वो आपका एक तरह से मैं कह सकती हूँ सब्जेक्टिव को लेके है, कि आपका अगर पेपर या एग्जाम में कोई आपका सब्जेक्टिव पार्ट आपको लिखना है पूरा आंसर, वहाँ आपको काम आएगा, राइट। अदरवाइज MCQ में आपको इसकी क्रक्स यानी कि इस पूरे टॉपिक का जो आप कह सकते हैं निचोड़, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना। अच्छा, एक मैं डायग्राम बनाती हूँ, यही बना देती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली कि क्या चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, देखते हैं। देखिए, एक मेरा ये है n = 1 फर्स्ट शेल, n = 2, ठीक, सेकेंड शेल, और n = 3 थर्ड शेल। ये मैं क्या लिख रही हूँ? शेल्स। उसके बाद इसमें सब शेल्स। पहले देखते हैं कितने, 1 में कितने आपके सब शेल्स आएंगे? एक ही। कॉन्टिन्यूटी में यही था ना, क्योंकि आप वैसे भी कैलकुलेट करोगे n = 1, तो l की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या होगी? 0 to n-1, 0 to 1 - 1 यानी कि 0 खाली। ठीक है, एक ही सब शेल, एक ही ऑर्बिटल,
क्या है वो 1s, है ना, यही था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 में क्या है आपको पता है 2s और 2p होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 हमारे सबशेल्स आ गए, ठीक है। ये है आपका 2s और ये है आपका 2p, इतने तक क्लियर है। अब 2s में तो खाली आगे एक ही ऑर्बिटल है, हमें पता है 2s। p में आपकी 3 लाइंस आएंगी पास पास, क्लियर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं 3 में। 3 में हमारा क्या है 3s 3p 3d, तो यहाँ हमारी 3 डिविजन्स हो जाएंगी। ये एनर्जी डायग्राम या कुछ इस तरह से मत सोचना कि मैं जस्ट ये स्प्लिट अप करके दिखा रही हूँ कि फर्दर कितने ऑर्बिटल्स या सबशेल्स आएंगे। 3s 3p 3d, ठीक। 3s में सिंगल लाइन, p में अगेन 3 लाइन और d में 5 लाइन्स। ये लाइंस ना और बहुत पास पास होती हैं, ये जस्ट आपको प्रॉपर विजिबल हो इसलिए मैंने थोड़ी सी दूर बनाई है। 3s ऑर्बिटल, अच्छा ये 3p के ऑर्बिटल्स, ये 3d के ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है s में तो s ऑर्बिटल ही है, p में px py pz, d में dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और उसके अलावा 3 क्या थे dxy dyz dxz, ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। अब एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, सो दैट आपका वो सारा पॉइंट फिर उसके बाद क्लियर होगा कि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है या हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल, ठीक है, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज फॉर क्वांटम नंबर्स कैन इट हैव। अब आपको यहाँ पे कुछ मेंशन है, कभी कभार होता है कि मेंशन होता है, अगर मेंशन नहीं है तो इट मीन्स आपको चारों वैल्यूज निकालनी है, चारों क्वांटम नंबर्स की। हमारा इलेक्ट्रॉन किस में है 4f ऑर्बिटल में। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख के पता लग रहा है, n इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। l की वैल्यू क्या होगी अब 0 to n-1, ठीक है, यही होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है यहाँ पे f लिख दिया है, इसका मतलब कि f के करस्पॉन्डिंग आपने देना है, तो SPDF क्या बोला था मैंने आपको 0 1 2 3, तो l की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर इन केस सपोज कीजिए आपको f ना दिया होता, जस्ट 4th आपको खाली शेल पता था, तब आप 0 to n-1 करते समझ में आता है, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है f दिया हुआ है ना। सो SPDF हमने यही कहा हुआ है ना, 0 1 2 3, ये l की वैल्यूज हैं, तो इसीलिए l की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। देन नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m की वैल्यू यहाँ आपको पूरी लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको आगे मेंशन नहीं कर रखा f कौन से वाला। वैसे भी हमारे सिलेबस में आपके +1 के सिलेबस में f की फर्दर डिटेल्स नहीं है, जैसे d में तो है ना 5 फर्दर आपके ऑर्बिटल्स हैं, उनके नाम पता है, उनकी वैल्यूज पता है m की, f को लेके नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे सीधे -l to +l, पहले ऐसे मेंशन कर दोगे, देन -3 -2, ठीक, -1 0 +1 +2 +3, यू हैव टू राइट इट दिस वे, सारे मेंशन करने हैं, खाली ऐसा मत करना -3 to +3 तक लिख के छोड़ दो, ठीक है, कंप्लीट लिखना है। अच्छा, n हो गया, l हो गया, m हो गया, s की वैल्यू आपकी दोनों मेंशन करनी पड़ेगी +-½ ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता +½ होगा या -½ होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो +½ और -½ या इस तरह से +-½ ठीक है। अगला तो हमारा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका हो वो क्या होता है, इस तरह से आपको ऑर्बिटल्स के साथ या जो भी है मेंशन किया होता है एंड आपसे पूछा होता है वैल्यूज n l m की। s की वैल्यू का कोई लॉजिक नहीं है, हमें पता है कि +½ या -½ ही होगा, n l m की वैल्यूज हमें सारे केसेस में निकालनी है। पहले में देखते हैं n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d ऑर्बिटल है तो यहाँ से देखिए 2, उसके बाद बात आती है m की वैल्यू। n l तो करेक्ट हो जाता है बच्चों का, m को लेके ही प्रॉब्लम आती है, तो ये मैंने आपको पहले ही कहा था, याद रखना पड़ेगा, dx²y² के केस में +2, ठीक। देन यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, ये आगे से देख के पता लगेगा, l फिर से आपका d है, d का मतलब l इज इक्वल टू 2, करेक्ट, SPDF। देन उसके बाद m की वैल्यू dz² की 0 होती है, अगेन 3dxy, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू d है तो 2 आया। अच्छा, उसके बाद आपका m की वैल्यू -2, ठीक। फिर लास्ट आपका n की वैल्यू 3px में l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ से जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है, बेशक इस चीज़ को तो रफ में लिख लिया करो अगर किसी को प्रैक्टिस नहीं है तो,
ठीक। उसके बाद आपका m की वैल्यू px आपका होता है +1, है ना, pz 0 होता है, py आपका -1, px +1। सो ये दो तरीके हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और दो तरीके और हैं वो हम भी उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। तो यानी आपको क्या बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल है, और आपको वैल्यू दी होगी। किसकी किसकी वैल्यू दी है, देखिए n = 2, l = 1, ठीक है। अब n = 2 का मतलब आप आगे नंबर लिख दोगे, और l = 1 याद करेंगे हम फिर से, S P D F 0 1 2 3, 1 कहाँ है हमारा, P को लेके, सो 2p ऑर्बिटल, करेक्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या आपका आ जाएगा, 5 लिखा हमने एंड l की वैल्यू 3, 0 1 2 3 S P D F, सो इट मीन्स 5f ऑर्बिटल। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। अगर आप जल्दबाजी ना करें तो डेफिनेटली आंसर करेक्ट ही होगा सबका। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड, गिव रीजन ऑल्सो। अब एग्जाम में देखिए आपको अगर MCQs हैं तो रीजन तो ऑब्वियसली वहां नहीं देना होगा, बट जो इस तरह का पार्ट है आपका कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं, वो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एक एक करके, एंड रीजन भी साथ में आपको लिखना होगा। पहला पार्ट है आपका n = 2, l = 2, m = -1, s = +12। अब इसमें सारे क्वेश्चंस में से एक चीज तो देखो, ये तो सब जगह करेक्ट है। s की वैल्यू अगर किसी क्वेश्चन में 0 दी है, या आप कह सकते हो +12 -12 के अलावा कुछ और दे रखी है, तब आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ s, दिस वैल्यू ऑफ s इज नॉट पॉसिबल, सो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट यहाँ हम देख रहे हैं हमारी ये सब तो करेक्ट है, n को लेके भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सिर्फ l और m को लेके। चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से। यहाँ दे रखा है l = 2। अब आपने क्या पढ़ रखा है, 0 to n-1, तो जहां तक आपको लिमिट दी हुई है वो क्या है, n-1। इसका मतलब n से हमेशा कम ही होगा, n के बराबर नहीं हो सकता। सो इट मीन्स फर्स्ट वाला पार्ट आपका नॉट परमिटेड, नॉट पॉसिबल, बिकॉज l कैनॉट बी इक्वल टू, कांट बी इक्वल टू n। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, l की वैल्यू आपकी n की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती। आपने पढ़ रखा है 0 to n-1, एक कम ही होगा तभी पॉसिबल है। अगला देखते हैं, n2 है, ठीक है, l1 एक कम है, ये भी चलेगा। m की वैल्यू 0 to -l2 + l होती है, तो ये भी करेक्ट है, और s +12 या -12 कुछ भी हो सकता है, सो ये हमारा पॉसिबल है, ठीक। थर्ड पॉइंट, n2 l1 यहाँ तक करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका m = 2। अब हमें पता है m की वैल्यू क्या होती है, -l2 + l, ये वैल्यू है 1, तो -1 से लेके मैक्सिमम +1 तक आनी चाहिए। ये तो आपकी 2 है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट परमिटेड, एंड रीजन क्या है, m कांट बी ग्रेटर देन l। फाइन, तो आपको हर किसी में रीजन देना आना चाहिए। सो है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस, जस्ट आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, एंड आपको फिगर आउट करना है कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, ठीक। ये तो चलो इतनी डिटेल में लिखा हुआ है। एक आधा टाइप का हम क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक और तरह का जो तरीका है, एक तरह से आप कह सकते हैं क्वेश्चन को पूछने का, वो भी कवर अप हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा उसी तरह से जाता है, बस घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप अटेम्प्ट कर सकें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, बात वही है, क्वेश्चन को पूछा सिर्फ किस तरह से, इस तरह से। 1p आपने देखा कभी, नहीं, 1s होता है, क्रॉस। रीजन अच्छा पूछ लिया जाएगा तो अगेन आपकी सेम वैल्यू ही रहेगी कि आप p का मतलब क्या है, p की वैल्यू क्या हो गई, 1, है ना, और n की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ रीजन देना भी आना चाहिए। 1p में रीजन आपका ये है कि एक शेल में एक ही सब शेल होता है, वही सेम वैल्यू, उस तरह से भी आप कह सकते हो कि n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू उससे कम ही होगी, कम होगी मतलब n-1 यानी कि 0 ही होगी, तो 1s हो सकता है, p नहीं हो सकता। 2s यस पॉसिबल है, 3f नॉट पॉसिबल, 4d अगेन पॉसिबल, है ना। और 3f क्यों पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू क्या होगी, 3-1, 2 तक मैक्सिमम हो सकती थी, यानी s p d तक हो सकती थी, f पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। सो हमने पूरे अपने कर लिए हैं क्वांटम नंबर्स। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है इन सारे ऑर्बिटल्स में। उसके लिए 3 रूल्स हैं,
मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम एक एक करके सारे रूल डिटेल में पढ़ेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक रूल ये हो गया। ऑफ-बू प्रिंसिपल, दूसरा रूल ये हो गया। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, 3 रूल्स हैं। तीनों रूल बहुत अच्छे से आने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इन पे एंड एप्लीकेब जो आप इसका अप्लाइड पार्ट है वो भी आता है। जैसे सब्जेक्टिव है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप इस पर नोट लिखना हो गया तो, एंड अप्लाइड पार्ट इसका काफ़ी है। चलिए, नाम से पता लग रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। रूल ही है एक्चुअली ये एक तरह का। साइंटिस्ट का नाम क्या है देखिए, वोल्फगैंग पॉली, ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है। ये एक जर्मन फिजिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, आप देखिए पहले नाम से पता लग रहा है। एक्सक्लूजन का मतलब कि हम कोई चीज़ एक्सक्लूड कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स उनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, एग्जैक्टली सेम। क्यों नहीं हो सकते? n की वैल्यू सेम हो जाएगी, l सेम हो जाएगा, ठीक है, और देन m सेम हो जाएगा, बट s की वैल्यू सेम नहीं होगी। चेक कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैं 1s लेती हूँ, इसके लिए हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 1, ठीक है। l की वैल्यू, और ये आपकी एक्चुअली 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं, एक अपसाइड वाला एक डाउन वाला, ठीक है। दोनों के लिए n की वैल्यू भी सेम रहेगी, l की वैल्यू भी आपकी सेम रहेगी। 0 होगा ना, 0 2 n -1, 1 - 1 0। m की वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन s की वैल्यू आप देख सकते हो दोनों की डिफरेंट आएगी, +½ -½ इट मीन्स कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स उनकी एग्जैक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेनली आप रीजन भी देख सकते हो, जब आपको एक्सप्लेन करना होगा डेफिनेशन तो आप लिखोगे, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ, कैन हैव द एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। या फिर हम इसको एक और तरह से कह सकते हैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। इसका दूसरा रूप भी हम कह सकते हैं कि ये लिख सकते हैं, एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्योंकि एक ऑर्बिटल में जो बात हम, सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि एक ही बात को हम 2 अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, बट आपको जस्ट क्या ध्यान रखना है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूड क्या किया जा रहा है कि चारों में से एक तो क्वांटम नंबर हमारा डिफरेंट होगा ही होगा, और वो क्या होगा आपका, स्पिन वाला, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या आ गई आपकी, एक तो हो गया नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द exact same set of quantum numbers. फाइन, रीचेक कर लेते हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका आप ये कह सकते हो डेफिनेशन लिखने का तरीका क्या होगा, एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। या जस्ट आपको सेंटेंस लिखना है इंग्लिश का, या आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो पहला हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगला आपका आता है ऑफ-बू प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ-बू भी आपके साइंटिस्ट का ही नाम है। तीसरा जो आपका है हुंड्स रूल, उसमें भी हुंड्स आपके साइंटिस्ट का ही नाम है ना। तो एक एक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा ऑफ-बू प्रिंसिपल। सो सेकेंड रूल है आपका ऑफ-बू प्रिंसिपल। एक्चुअली ये जो रूल्स हैं ये है किस चीज़ के लिए, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के, कि आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे। एक रूल मैंने कर लिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, उसकी जो हमने डेफिनेशन की एक चीज़ मिस हो गई, तो मैंने रब कर दिया। डेफिनेशन थी आपकी नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द, एक तो वो वाली डेफिनेशन थी, और दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या थी, एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसमें एक चीज़ आपको और ऐड करनी चाहिए, या करनी ऑब्वियसली होनी चाहिए, बिकॉज आपको जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन 2 तरह की हो सकती है। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, है ना। बस इतना मेंशन कर देना, एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। सो पॉली के बाद आपका नेक्स्ट रूल आ रहा है ऑफ-बू प्रिंसिपल। इसको लेके
कहीं जगह ऐसा होता है कि ऑफबू साइंटिस्ट का नाम है एंड समवेयर इट इज़ रिटन कि ऑफबू जर्मन वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप। अब ऑब्वियसली आप ऑर्बिटल्स फिल कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। बिल्डिंग अप का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जर्मन वर्ड बिल्डिंग अप इसका मतलब, ठीक है। क्या कहता है हमारा ऑफबू प्रिंसिपल, पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन एंड उसको याद करने का तरीका सीखेंगे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह से होगी कि जैसे सपोज पहले लोएस्ट एनर्जी आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो फिल होंगे, फिर हायर एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, है ना। ऑर्बिटल्स में एनर्जी का एक प्रॉपर ऑर्डर है, 1s 2s। अब तो आप चलो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने 10th में की हुई है थोड़ी बहुत, वहाँ डिटेल में नहीं किया था, बट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले 1s में क्यों फिलिंग होती है, देन 2s क्यों, देन 3s, है ना, 2p पहले फिर 3s। तो उसका रीज़न क्या है कि आपको पहले लोअर एनर्जी वाले जितने ऑर्बिटल्स होंगे वो फिल हो जाएंगे, देन ओनली इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो इन केस अगर कभी ऐसा आता है कि सपोज करो आपका जो छोटा ऑर्बिटल है या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो जब तक हाफ फिल्ड है, जब तक वो कंप्लीटली फिल नहीं होगा, जैसे सपोज करो 2s और 2p है, तो 2s में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर करेगा, ठीक है। और इसके लिए एक और रूल है इसी के अंडर, n+l रूल। क्या है ये रूल? एक्चुअली ये डिसाइड करने के लिए कि किसकी एनर्जी कम होगी किसकी ज़्यादा। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर हम करेंगे n+l रूल। अच्छा, दूसरा ये है याद करने का तरीका। सपोज करो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक। अब ये मैंने सिर्फ थोड़े में करके लिखा है क्योंकि आप कितना बड़ा या कितना डायगनल, ये इस तरह से, ये आप कह सकते हो याद करने के लिए तरीका है कि कैसे फिलिंग होती है। इसको आपने लिख के डायगनली कट कर देना इस तरह से, ठीक है। सी, ये याद करने का तरीका है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि ये आप कितना रट्टा मारेंगे, इसका बेटर है कि आपको n+l रूल जब आएगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस जैसे आप करते जाएंगे ना, जितना आप मैक्सिमम कन्फिग्रेशंस लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की मतलब एटम्स में, आपको आइडिया लगता जाएगा। क्या है इसका मतलब? देखो फिलिंग कैसे हो रही है, जहां आपका एरो स्टार्ट हो रहा है और जहां तक है उस हिसाब से लिखना है। 1s फिर देन 2s फिर 2p 3s 3p 3p के बाद देखो 3d नहीं आया, पहले आया 4s। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों। 3p के बाद 4s, यहाँ कॉमा लगाते जाती हूँ मैं, है ना, 4s, देन अगेन आपका 3d के बाद आपका देखो 4p एंड इट विल गोज ऑन। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से याद रखें कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वेरियस ऑर्बिटल्स में किस तरह से होगी, बट ये चीज़ हमेशा तो याद नहीं रह सकती। कितना आप करेंगे नीचे तक, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, सपोज कीजिए आपको 80 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट दिया गया, तो आप ये तो काम नहीं कर सकते वहाँ पे, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जैसे ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते जाएंगे यू विल बी एबल टू नो कि आपको कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है। और दूसरा, कन्फिग्रेशन फर्दर अभी हम जब लिखना सीखेंगे उसमें जितना आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट जो कंप्लीटली फिल्ड है वो किसी और तरीके से लिखा जाता है। आई लेट यू नो कि कैसे लिखा जाता है। पहले हम ऑफबू कंप्लीट कर लेते हैं, ऑफबू प्रिंसिपल, ठीक है। डेफिनेशन इसकी देखिए क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in the orbitals in order of their increasing energies, है ना, in order of their increasing energies। क्लियर है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन आप और लिख सकते हैं। इट मीन्स lower energy orbitals are filled first and then only electrons will enter into the higher energy orbitals after the filling of all the lower energy orbitals, ठीक है। इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये आपका जैसे जब आपको नोट आएगा आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट में तो आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू ऑफबू प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज,
है ना। बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स जब कंप्लीटली फिल हो जाएंगे तभी खाली हायर एनर्जी में जाएंगे। कंप्लीटली फिल का मतलब कंप्लीटली, ऐसा नहीं हो कि एक इलेक्ट्रॉन आया एक नहीं आया। फिल्ड का मतलब कई बार बच्चे ये ले लेते हैं कि मैम एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गया, बट आपका दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जब आ जाएगा उसको आप फिल्ड मानोगे, उसके पास कोई स्पेस नहीं रहेगी कि वो कोई और इलेक्ट्रॉन ले सके, ठीक है, जिसमें उसमें कि कोई और इलेक्ट्रॉन एंटर कर सके। अच्छा, ये तो बात हो गई इसके फर्स्ट हाफ पार्ट की। देन मैंने क्या कहा था, आपका आता है N+L रूल, है ना। अब ये क्या डिसाइड करता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम। आपको वैल्यू दिख रही होगी, एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ पे। इसको जब आप प्लस करोगे तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सो N+L रूल आपका क्या कहता है कि किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में जिसकी वैल्यू N+L की कम होगी, इसका मतलब उसके पास लो एनर्जी है, और जिसकी ज़्यादा होगी उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। और अगर इन केस N+L वैल्यू सेम आ जाती है तो लोअर एनर्जी किसकी होगी, जिसका कि लोअर वैल्यू ऑफ N होगा, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि कैसे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इन न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम क्या बोलेंगे हम, lower the value of N+L, lower the value of N+L means lower energy orbital। या आप ये भी लिख सकते हो, मीन्स की जगह लिख सकते हो lower the value of N+L will have, ठीक है, लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, लोअर द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऑर्बिटल हैविंग लेस वैल्यू ऑफ N+L विल हैव लोअर एनर्जी, ठीक है ना। अपना अपना लिखने का तरीका है, आपको जस्ट ये कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको रट के ही लिखना है, जहां देखो डेफिनेशन ऐसी होती है बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी है, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ के आंसर लिखना आना चाहिए, है ना। लोअर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद क्या बताया था मैंने, इफ N+L वैल्यू इज सेम, तब क्या था आपका, लोअर N वैल्यू मीन्स लोअर एनर्जी। ये मैंने देखो शॉर्ट में लिख दिया, आपको आंसर लिखना जब होगा वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना आना चाहिए, है ना, इसलिए आप उसको डिस्क्राइब करके लिखते हो, बट अदरवाइज आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा चीज़ क्या आती है कि हमें ये पता लगाना है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, है ना, N+L रूल को। बाकी तो हमने कर लिया कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कैसे कर रहे हैं, N+L रूल कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं 2s 2p और 3s का। 2s लिया मैंने, 2p एंड 3s, इसकी N+L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। N इसके केस में 2 है, ठीक है, L की वैल्यू, L आपकी 0 है, सो N+L कम्स आउट टू बी 2, यही हुआ ना। इसके केस में 2 + p की वैल्यू 1, तो N+L हो गया आपका 3। यहाँ क्या हो गया N+L, अगेन 3। अब आपको जब आपने ऊपर देखो मैंने लिखा वर्ड 2s पहले फिलिंग हो रही है, फिर 2p हो रही है, ठीक है। N+L की वैल्यू 2s की कम है और 2p की ज़्यादा है, सो इट मीन्स लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले फिल होगा, 2s पहले फिल होगा, देन 2p की फिलिंग होगी। क्लियर हो गया। फिर हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे कि यहाँ पे सेम आ गई, तो हम क्या करते हैं, लोअर द वैल्यू ऑफ N विल हैव लोअर एनर्जी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो N की वैल्यू आपकी कम किस में है, 2p में, तो इसकी एनर्जी कम है, ये पहले फिल होगा, देन आपका 3s फिलिंग होगी। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये इस वाली जगह पे 3p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो 3 की p की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू 3 एंड p 1, तो यहाँ 4 आ गया वैल्यू। अच्छा, 4s में यहाँ भी 4 है, 3d में SPD 3 वैल्यू होती है ना, 2 वैल्यू होती है, 0 1 2, तो 2 + 3 5, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही तभी बाद में है। इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है लेकिन N की वैल्यू कम किस में है, 3 में, इसलिए 3 की फिलिंग आपकी 3p की फिलिंग आपकी 3p की फिलिंग पहले होगी,
फिर उसके बाद 4s देन 3d की। ठीक, तो इस तरह से भी कॉन्सेप्शन में कई बार पूछ लिया जाता है कि 3d की फीलिंग आपकी क्यों बाद में हो रही है इन कंपैरिजन टू 4s, तो आप वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ऑफ वो प्रिंसिपल पूरा क्लियर हो गया होगा कि हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं पहले छोटे एनर्जी कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया था हम शेल से बाहर जाते जाएंगे, न्यूक्लियस से जैसे जैसे बाहर जाते जा रहे हैं, sp-df की बात करो या आपका शेल नंबर KL-mn है, तो बाहर जाते जाते एनर्जी बढ़ती जा रही है ना। वही सेम चीज़ यहाँ पे प्रूव हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में होगा। ठीक, अब तीसरा रूल हमारा क्या आएगा, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये मल्टीप्लिसिटी क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए आपने एस की वैल्यू की ना स्पिन क्वांटम नंबर वाली, या तो +½ होती है या -½ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जब ऑर्बिटल्स में हो रही है, एस की वैल्यू जब आप टोटल लिखते हैं ना, दैट इज एक्चुअली मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अगर आप सिंपल इजी लैंग्वेज में समझना चाहें कि p ऑर्बिटल्स में सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों की वैल्यू प्लस करके जो आ रही है वो मल्टीप्लिसिटी है। ठीक, कैपिटल एस जिसको आप कह देते हो कई बार, एंड वो आपकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या कहता है ये रूल कि इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम कब होगी, जब आप सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, नाइट्रोजन का लिया हमने एग्जांपल पहले लेते हैं, डेफिनेशन बाद में करेंगे। एग्जांपल लेने से क्या होगा आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, 7 एटॉमिक नंबर है, तो यानी इलेक्ट्रॉन्स की आपकी फीलिंग कैसे होगी, सपोज करो 1s2 2s2 2p3, p क्या के 3 ऑर्बिटल्स होंगे ना, इसको मैं लिख के दिखाती हूँ, देखो कैसे। 1s बनाया मैंने, 2s एंड 2p के 3 ऑर्बिटल्स। अब इसमें कई सारे केसेस हो सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें, और हर केस में मल्टीप्लिसिटी अलग अलग आएगी। ये मैंने आपको एक्चुअली एग्जांपल इसीलिए पहले लिया कि आपको मल्टीप्लिसिटी समझ में आ जाए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो डेफिनीशन को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1s2 2s2 दिख रहा है आपको, कंप्लीटली फिल्ड है। चलो ठीक है, हम सारे केसेस में, मतलब मैं तीनों केसेस में आपका ये चीज़ भर दे रही हूँ। वैसे भी आपका रूल ऑफ वो प्रिंसिपल देखो क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो जब तक 2s पूरा फिल नहीं होगा हम 2p पे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये रूल है आपका ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम के लिए, एक्साइटेड के लिए नहीं है, क्योंकि एक्साइटेड की तो स्टेट ही डिफरेंट है ना। ये हम सारे जो रूल्स करते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल जो आपका प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा 2p में अब फिलिंग 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे करें, तीनों हमने क्या कर दिया अपसाइड, या फिर मैं क्या करूं, एक अपसाइड एक डाउन कर दिया मैंने, एक अगेन अपसाइड कर दिया, या फिर मैं पेयरिंग करा दूं और एक को ऐसे रख लूं, है ना। इसमें देखो, इसमें आप किसी एक दूसरे को भी आप डाउन कर सकते थे, या 2 को डाउन कर लेते, एक को अप कर लेते। यहाँ पे तो 3 हमारे पास पॉसिबिलिटी यही है। अब हम निकालते हैं टोटल एस। टोटल एस देखो आपका +½ क्यों किया मैंने, क्योंकि तीनों ही आपका अपसाइड है, हम बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं क्लॉकवाइज आपकी जो स्पिन है या अपसाइड वाली की +½ तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी +½ 1/2 यानी टोटल 3/2। इसको चलो मैं 1½ लिख लेती हूँ 3/2 के बजाय। ठीक है, अच्छा इस केस में इसकी +½ होगी, इसकी -½ ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितनी वैल्यू आई, ओनली +½ ठीक है। तीसरे केस में भी क्या होगा, ये पेयरिंग में आपका यहाँ पे अलग अलग था बेशक, लेकिन +½ -½ कैंसिल आउट कर रहा था। यहाँ पे पेयरिंग है तो भी कैंसिल आउट ही हो रहा है, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आई +½ तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम एस की वैल्यू कब आई, पहले वाले केस में। तो आपका जो ये रूल है वो यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग या आप कह सकते हो पेयरिंग हमारे ऑर्बिटल्स में तब होगी जब हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तभी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। आई होप आपको इस एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन द ऑर्बिटल्स, और एस के लिए तो देखो एप्लीकेबल है ही नहीं क्योंकि एस में है ही नहीं, मेनली पीडीएफ के लिए है ये, बट स्टिल आप डेफिनेशन सिंपल लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन द ऑर्बिटल्स will occur only when, ठीक है यही था ना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आपके ऑर्बिटल्स में कब होगी,
will occur only when each orbital is singly occupied, और आप क्या कह सकते हो, और कंटेन्स एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट नहीं, कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, होते ही दो, एटलीस्ट क्यों लिखना, और कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हो ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को के कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज डन इन अकॉर्डेंस सो दैट एस की वैल्यू आपकी मैक्सिमम आए, ठीक है। ये आपकी एक्सप्लेनेशन में आपको बताना है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग को लेके मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की आपने कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिया कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो हमारे तीनों रूल्स हो गए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ऑफ वो प्रिंसिपल हो गया, तीसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गया। इन तीनों रूल के अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है एटम्स में, ठीक है। जैसे अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते कैसे हैं वो सीखें, क्योंकि वो लिखना बहुत ज़रूरी है। बट उसके पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है कि चलो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड कुछ केसेस आपके एक्सेप्शन के भी आएंगे, तो वो एक्सेप्शन क्यों होती है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो टिल देन एक चीज़ और है, सब शेल, शेल और ऑर्बिटल्स। अब आप सारा पढ़ चुके, तीनों के अकॉर्डिंग आपके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी उसके रूल्स पढ़ चुके। तो कुछ आपका मैं कह सकती हूँ शॉर्टकट है जो हमने किया हुआ है रिगार्डिंग क्वांटम नंबर्स एंड दीज रूल्स, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में क्विकली आंसर करने में। पहले वो लेते हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो स्मॉल ट्रिक क्या है हमारी याद करने के लिए क्वांटम नंबर्स को लेके, देखो अगर आप चलो शेल का नंबर आप ले लो, शेल हमारे हैं n, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल कितने होंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि कई बार क्या होता है आपका छोटे में तो आपको पता होता है, छोटे नंबर्स में यानी बड़े नंबर्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कितना होना चाहिए, ठीक है, जो आपने पढ़े नहीं होते हैं, किसी एटॉमिक नंबर में कंसीडर भी नहीं किए होते। बट इन ट्रिक्स से आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल n, हमने किया था ना, जो आपका शेल है जितना उतने ही उसमें सब शेल। अच्छा, अब उसके बाद अगला क्या आता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल, ये आपका आएगा n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर देखो कैसे, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ हाउ। 1s की अगर आप बात करो, 1 में तो चलो स्क्वायर आपका 1 ही आएगा। सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू अगर है आपका 2, तो आपको पता है क्या होता है हमारे पास 2s 2p। 2s का एक ही ऑर्बिटल है और 2p में 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल, n था हमारा 2 स्क्वायर 4 ऑर्बिटल्स आए। चलो चेक करते हैं थर्ड के लिए, 3s 1, 3p 3, 4 हो गए, एंड 3d में 5, 5 4 9, तो 3 का स्क्वायर 9, इसलिए ये आपका प्रूव होता है n स्क्वायर शेल के अकॉर्डिंग। बट अगर हम करना चाहें सब शेल के अकॉर्डिंग, तब क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सब शेल, ठीक है। या आप nth भी ना करो, इन सब शेल करो, तो वहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2l+1, ठीक है। 2l+1 कहने का मतलब ये है कि आपको शेल नहीं पता बट सब शेल पता है, तो आप कैसे निकालोगे कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ d के लिए आपकी l की वैल्यू क्या होती है, spd 2 वैल्यू, ठीक है। सो 2 × 2+1, ठीक है, 2+1 क्या होता है 3, 3 × 2 6। तो क्या आपके d वाला जो सब शेल है उसमें 6 ऑर्बिटल्स आते हैं, ये आपको चेक करना है। कैसे, आपके पास 5 ऑर्बिटल्स उसके हैं, अब कैसे चेक करोगे 6 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ से आपका 2l+1, सपोज करो हम सिंपल लेते हैं, कोई सब शेल s से शुरू करते हैं। s सब शेल में आपके ऑर्बिटल कितना है, एक ही ऑर्बिटल है, s में s, अच्छा p में आपके 3 है ना। तो आपका जो s सब शेल है उसमें मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, उसके हिसाब से क्लियर होता है। यहाँ पे 2l+1 ट्वाइस किसका होगा, l की वैल्यू s p d f 0 1 2 3, ठीक। सो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू पुट की, 2+1 3, 3 × 2 6। d ऑर्बिटल्स में d आपका अगर ये आपका ऑर्बिटल्स आ रहे हैं 6, किसमें, सब शेल में। कौन से सब शेल में, जो आपने कंसीडर किया होगा, ठीक है। यहाँ तो हमने d ले लिया है ना, इन जनरल हमने d लिया है। बट अगर आप बात करो nth सब शेल की, है ना,
nth सब शेल की बात करोगे तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। देखो कैसे करते हैं, एक बार हम क्लियर करते हैं। अगर आप फॉर्मूले पे जाएंगे तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर नहीं मेंशन किया है कौन सा सब शेल, बट ये इन जनरल एप्लीकेबल है 2 × L+1। और एक चीज और पूछी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को लेके कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, शेल के करस्पॉन्डिंग भी पूछे जाते हैं और सब शेल के अकॉर्डिंग भी। अगर इस फॉर्मूले को आप लिखोगे, कंसीडर करोगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में भी नहीं, एक्चुअली जितने आपको दे रखे होंगे वो ट्वाइस ऑफ 2L+1। क्यों? क्योंकि जितने ऑर्बिटल्स हैं उसमें हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने पूरे का क्या कर दिया, ट्वाइस। अच्छा, ऊपर अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 2n²। क्या है ये, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये स्मॉल ट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी, nth शेल, nth सब शेल, nth शेल, n² ऑर्बिटल्स, ये तीन चीज हो गई। और अगर आपका सब शेल है तो उसमें फर्दर ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2 × L+1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के केस में आपको जो भी ऑर्बिटल आता है उसको ट्वाइस करना है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिक। और ये आपको देखो छोटे एटम्स में नहीं बट बड़े एटम्स में मैं ब्रोमीन कह दूं, काफ़ी बड़े बड़े एटॉमिक नंबर कह दूं, 72, 80, 98, वहाँ पे कैलकुलेट करना इजी रहेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स डिफाइन कैसे करेंगे अगर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कहाँ होंगे, शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि किसी एटम के लिए आपने इलेक्ट्रॉन्स को सारे शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, वही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैं इसमें क्या करूँगी, देखो इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं है, इसमें जस्ट आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला है आपका NL⁻⁴ मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर L की वैल्यू ऊपर x, इस तरह से आप लिखते हो। जैसे सपोज करो अगर मैं बोलूँ 1s2, तो 1 आपका L की वैल्यू थी, N की वैल्यू सॉरी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, S आपका क्या है, उसका सिंबल है ना L के करस्पॉन्डिंग, और x आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये उसका जनरल फॉर्मूला या तरीका कह सकते हो लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। चलो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। 1 इसका एटॉमिक नंबर है, यहाँ मैं एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, तो आप क्या लिखोगे, 1s1। ठीक, अच्छा उसके बाद है हीलियम, हीलियम का 1s2। ठीक, देन रैंडमली लेते हैं कार्बन, 6 है, 6 के लिए क्या करेंगे हम, 1s2 पूरा कर दिया। अच्छा 1p तो आगे होता नहीं है, देन 2s2, 4 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, 2p। अगर एग्जाम में आपको डाउट हो रहा है तो आप रफ में पहले एक बारी लिख लो, एक बारी पूरा रफ में वो पूरी लाइन लिख लेना, 1s 2s 2p 3s करके। उसके बाद जो जैसा आपको जितने आपके पार्ट्स होंगे, सपोज करो आपको थोड़े आपके छोटे एटम्स दिए, थोड़े बड़े एटम्स दिए एटॉमिक नंबर में, तो आप सारे कर सकोगे। 1s 2s 4 हो गया था ना, 2p, अब यहाँ पे 2p2 आ गया है, तो या तो आप लिखो 2p2 या फिर आप क्या लिखोगे, 1s2 2s2 देन 2px1 2py1। ठीक है, यूजुअली ऐसे ही लिखा जाता है, 2px1 2py1, 2pz1 तीसरा एटम होगा तो आप उसमें लिख दोगे। ठीक है, तो ये दोनों ही लिखने का तरीका है। अब हम बात करते हैं सपोज करो नियॉन की। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। ठीक, 10 के लिए क्या लिखोगे आप, 1s2 2s2 2p6, पूरा कवर अप हो गया ना। अब ये जैसे कवर अप हो रहा है तो यहाँ ओपन अप करके लिखने की जरूरत नहीं है, 2pxy अलग करके लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो इससे अगला आपका आता है एटॉमिक नंबर, वो है देखिए सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। इसमें या तो आप इसी तरह से लिखो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे हो गया, देन 3s1। चेक कर लेते हैं इसी तरह से लिखने का तरीका ना। जब चेक करना हो ना 11 एटॉमिक नंबर, ये ऊपर के प्लस कर लिया करो, 1 2 3 4 4 + 6 10 और 11, ये चेक करने का तरीका है। जल्दबाजी में कई बार हमसे गलत हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्रॉस चेक जरूर कर लो। दूसरा क्या तरीका है, ये आपका कंप्लीटली फील्ड था और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की। तो जो आपका एलिमेंट जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है उसकी नियरेस्ट नोबल गैस, मतलब उसके पीछे ही वाली होगी, पीछे वाले एटॉमिक नंबर, यानी कि कम एटॉमिक नंबर की होगी, ज़्यादा की नहीं होगी, ज़्यादा तो बाद में आएगा। तो उससे कम एटॉमिक नंबर
जो भी पिछला नियरेस्ट नोबल गैस होगी उसकी कन्फिग्रेशन को कंसीडर करते हुए आप लिख सकते हो। कैसे? मैंने लिखा नियॉन और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब है क्लोज शेल, कि आपने इतने तक क्लोज शेल है ऑलरेडी, इतना कंप्लीटली फिल्ड था। ठीक है, ये क्यों है? छोटे एटम्स में तो देखो इतना ही आ रहा है ना। अगर बात करते जाए हम बाद में क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, 54 एटॉमिक नंबर, इतने बड़े बड़े 86, 82, तो वहाँ तो आपकी कन्फिग्रेशन फिर आप कैसे लिखोगे? वहाँ लिखने का तरीका यही होता है, नियॉन लिखा, उसके बाद क्या है 3s1, ये लिखने का तरीका है। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसके किसके बाद कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होगा, नियॉन के बाद कौन सा होगा, उसके बाद आपका जैसे आपका वो है ना नोबल गैस, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो आपको पता होना चाहिए हर किसी के बाद कौन सी फिलिंग होगी। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीसरा लिथियम था ना, लिथियम का आपका फॉर्मूला, लिथियम का भी लिख के देख लेते हैं। 3 था, 3 में क्या करोगे 1s2 2s1, है ना। आया ना आपका 1s2 क्या था हीलियम, तो हीलियम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, बाद में लिख दिया 2s1। ठीक, तो यहाँ पे हीलियम के बाद इसके जस्ट बाद ना एक्चुअली s की ही फिलिंग होती है, लेकिन वो कौन सा s है ये आपको पता होना चाहिए। और 2s तक तो ठीक है, व्हेन इट कम्स टू d एंड f, जो आपके लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स हैं, वहाँ d और f को लेके कन्फिग्रेशन बहुत वास्ट है, सब कुछ एक बार में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप मूव ऑन करते जाएंगे, p ब्लॉक पढ़ोगे, मेन ग्रुप एलिमेंट्स s ब्लॉक पहले पढ़ोगे, देन p ब्लॉक, है ना, d एंड f ब्लॉक, धीरे धीरे करके कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस आती है, एक बार में नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने थोड़े शॉर्टकट्स बनाने पड़ेंगे इनको रिवाइज करने के लिए, इनको याद रखने के लिए। और उससे भी पहले जब आप पीरियोडिक टेबल एक बार पूरा पढ़ लोगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल, देन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन में आप देखो, सपोज करो क्या एटॉमिक नंबर है आपका क्लोरीन का 17। ठीक है, या तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p6 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, कई बार हम जल्दबाजी में लिख देते हैं। यहाँ तक 10 था ना, 10 + 2 12, 12 + 6 कितना हो गया 18, नहीं होगा। सो इट मीन्स 3p5 तक आपकी। और वैसे भी आपको पता है कि 18 इससे अगला क्या है आर्गन, है ना, तो ये हो गया आपका इसकी कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर हमें लिखना है दूसरी तरह से तो हम क्या यहाँ तक लिखने वाले थे ना 2p6 तक, इतने तक के लिए हमें अलग क्या लिखना था, ये वाले के लिए नियॉन, नियॉन लिखा हमने। उसके बाद आप क्या लिखोगे 3s2, 3p के लिए आप लिखोगे 3px2 3py2 3pz1। ठीक, या तो ऐसे लिखो या 3p5 भी, डिपेंड करता है। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होती है, स्पेशली कहा गया है, तो तरीका ये है कि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही कही गई है, तो पॉसिबल हो तो यही लिख सको। अपनी प्रैक्टिस के लिए जब और ऐसा बहुत जगह हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ही रोल है, वहाँ आप इस वाली तरह से लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, आगे जितने भी आएंगे ना कॉन्सेप्चुअल में, क्योंकि आधी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही सॉल्व हो जाती हैं, है ना। धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा। अब नेक्स्ट आती हैं कुछ एक्सेप्शंस। ठीक है, स्टार्टिंग में तो नहीं है एक्सेप्शन, डी ब्लॉक में आपकी स्टार्ट होते हैं। डी ब्लॉक में सबसे पहले वाली जो आपकी रो है उसमें 2 एलिमेंट्स में ले रही हूँ, उसकी एक्सेप्शन वो हम करते हैं। डी ब्लॉक में हम कुछ सिंपल एलिमेंट्स लेते हैं पहले, मतलब जिनमें एक्सेप्शन नहीं है, ताकि आपको तभी समझ में आएगा कि एक्सेप्शन आ कहाँ रही है। ठीक है, तो देखो डी ब्लॉक आपका जो स्टार्ट होता है 21 से, है ना, फर्स्ट रो जो अगर हम करें, ये आप जब पीरियोडिक टेबल करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए वैसे आपने 10th में किया हुआ है पीरियोडिक टेबल, तो आई थिंक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 10th तक यूजुअली 30 तक सबको याद करा दिया जाता है एटॉमिक नंबर्स कि कहाँ आपका कौन से सीक्वेंस में है। सो स्कैंडियम आपका 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ तक करते हैं पहले, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर। अच्छा ये चीज़ और है कि जो आपका जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शन होती है ना, उसके ऊपर स्टार लगा होता है। ठीक है, चलो स्कैंडियम 21 कैसे लिखेंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल करें कितना हो गया 1 2 3 4, यहाँ तक 10 था ना, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 हो गया। हमें करना है 21। 3p के बाद देखो किसकी फिलिंग होती थी 4s, 3d नहीं आएगा, याद है ना, 4s पहले 3d बाद में, तो 4s2 और 3d
क्या आ जाएगा, यहाँ तक आपका हो गया 20, 21 एंड ऑब्वियसली ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, डी में। इससे भी आपको पता चलता है कि डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते थे, यहाँ तक आपकी पूरी क्या है कंप्लीट जो आपकी क्लोज कॉन्फ़िगरेशन जो आपने अभी करी ना 18 की आर्गन की, कैसे लिखोगे, आर्गन, ठीक है, 18 अंडरस्टूड है। उसके बाद 3d1 4s2 क्लियर, या फिर आप इसको 4s2 3d1 लिख सकते हो। चलो अगला करते हैं। इसी तरह टाइटेनियम में 3d2 आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सारा सेम, ठीक है। उसके बाद वेनेडियम में 3d3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद जो अगला आएगा देखो क्रोमियम, वो लेते हैं हम 1s2 2s2 जो होना चाहिए, जो हमारा लिखने का तरीका है, पहले मैं वो लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, हम ऐसे लिखते हैं ना 3d4। हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था, 20 यहाँ तक हुआ एंड 24 के लिए 4, बट एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है वो होती है 4s1 3d5। ये है आपकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी एक्सेप्शन के, और रीज़न भी एक्सेप्शंस के पूछे जाते हैं, ठीक। ऐसे ही क्रोमियम में करते हैं, सॉरी कॉपर में करते हैं। कॉपर का आपका एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक है। 1s2 यहाँ लिख दे रही हूँ मैं 29, ठीक है, क्योंकि क्रोमियम के बाद देखो आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, देन मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, देन जिंक। आई होप आपने यहाँ तक लर्न कर रखा होगा, ठीक। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हो गया हमारा यहाँ 20, यहाँ तक 20 हो गया ना। हमें करना है 29, तो आप लिख दोगे सीधे 3d9, बट एक्चुअल में है 4s1 3d10। तो आप देख सकते हो एक चीज़ देखने वाली है कि डी में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आ रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली फुली फिल्ड आ रहा है, ठीक। सो कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से ये आपके एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाली एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारी नॉर्मल थी उसके आप कह सकते हो कि उसको लेके ये एक तरह से एक्सेप्शन है। 4s आपकी बिना फिल हुए पहले हमारी डी हो गई, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रूल वॉयलेट कर रहा है, तो क्या रीज़न है कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये इसी तरह से अब आपको देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह वाली लिखने आए, क्योंकि इस तरह वाली लिखने में बच्चों की बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, बट एटलीस्ट आपको इस तरह की लिखनी आनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आई, तो आप आगे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो प्रॉपर्टीज़ आती है एटम की, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कई बार तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता ही जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो ऑलमोस्ट सारी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड बहुत सारी चीज़ें, एटॉमिक रेडियस है, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं जहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन और ये सब बेसिक चीज़ें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है कि एक्चुअल में जो एक्सेप्शंस आई वो क्यों आई, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न देखिए क्या है कि जो आपकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो स्टेबल नहीं होती तो एग्जिस्ट नहीं करती। सो उसके स्टेबिलिटी का क्या रीज़न है, हमें अब जो टॉपिक पढ़ना है वो यही पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, दोनों ही केसेस हैं, एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें दो रीजंस हैं आपके। एक रीज़न तो आपका बड़ा सिंपल से है, सिमिट्री, ठीक है। एक रीज़न है आपका सिमिट्री। सिमिट्री कैसे, देखिए आप जब कर रहे हो D5 D10 तो आपका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन, या एग्जैक्टली दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने 5 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट अप किया इसको एंड जस्ट क्या किया, सब में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। सिमिट्री दिख रही है ना आपको। और इसी तरह से आपका D10 के केस में वहाँ पे भी सिमिट्री है। तो एक तो ये है आपका सिमिट्री को लेके एक पॉइंट ये है, आप ये एक्सप्लेन करोगे। दूसरा पॉइंट जो आपका है वो है मेन पॉइंट, एक्सचेंज एनर्जी, है ना। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके इसमें प्रेजेंट है
वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। चलो हम पहले करेंगे D4 के लिए एंड देन करेंगे D5 के लिए, तो वहाँ हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हैं। एक्चुअली होता क्या है, जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतनी स्टेबिलिटी आती है। तो आपको पता है जितनी एनर्जी कम होती है किसी सिस्टम की उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होता है, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी है आपकी एनर्जी रिलीज्ड। चलो ट्राई करते हैं पहले D4 के लिए। D4 का क्या मतलब है, ऑर्बिटल्स हमने बनाए 5 और हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन इससे चेंज कर सकता है, इससे कर सकता है एंड इससे कर सकता है। 3 यहाँ पे हो गए एक्सचेंजेस। अच्छा दोबारा आप अगर दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगी। ठीक 1 2 3 4 सॉरी, हमने फर्स्ट वाले का कर लिया, हम करते हैं सेकंड वाले के केस में। इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ करेगा। फर्स्ट वाले का फर्स्ट और सेकंड का ऑलरेडी यहाँ देखो एक्सचेंज हो सकता है, हो चुका है ऑलरेडी, तो आपने रिपीट नहीं करना है। कितने एक्सचेंज हो गए यहाँ पे, 2 एक्सचेंजेस। इसी तरह से अगर आप तीसरा केस करोगे, ठीक है, वहां पे कितने एक्सचेंज होंगे वो भी देख लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए, ठीक है। इस वाले को हमने एक्सचेंज करवा दिया तो हमारा रह गया लास्ट वाला खाली, ठीक। और अगर आपका जो चौथा अलग से आप लेना चाहो चौथे इलेक्ट्रॉन का केस, वो तो ऑलरेडी सबके साथ आ ही चुका है, तो ये हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने आ गए, 3 + 2 5, टोटल 6 एक्सचेंजेस आ गए, है ना। अब हम बात करते हैं इसी तरह D5 की। D5 1 2 3 4 5, ऐसे हम सारे केसेस पहले ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, तो उसके बाद हमें समझना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड इसमें केसेस डेफिनेटली ज़्यादा आएंगे अगर, ठीक है। चलो हमने खाली अभी 3 ड्रॉ किया है, ओके। पहले वाला आपका इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ करेगा, देन इसके साथ, देन इसके साथ, 4 एक्सचेंज हो गए। अच्छा अगले, ये हमने पहले इलेक्ट्रॉन का किया। दूसरा इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 यहाँ करेगा ये 3 एक्सचेंजेस। अच्छा तीसरा इलेक्ट्रॉन 2 एक्सचेंजेस कर रहा है, एक इसके साथ एक इसके साथ, 2 एक्सचेंजेस यहाँ भी हो गए। कौन सा थर्ड इलेक्ट्रॉन तक किया था हमने, कितने हो गए, 4 + 3 7, 7 + 2 9। और ये तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कर रहा था ना, अब हम करेंगे ऐसे एक और, अगर फिर फिगर बनाए, ये 4th वाला इलेक्ट्रॉन ये एक एक्सचेंज और कर देगा तो हमारे टोटल हो गए 10। सो इस केस में आपके कितने एक्सचेंजेस आए, टोटल 10, और ऊपर वाले में थे आपके 6। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज एंड उतना ही ज़्यादा आपका सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर आपसे पूछा जाता है रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू हैव टू राइट, एक तो सिमेट्री और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आपको इसी तरह से एक बार D4 और D5 का कंपैरिजन करते हुए बताना है, ठीक। सो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें खाली करना रह गया है शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड कुछ क्वेश्चंस पूरे चैप्टर को लेके प्रैक्टिस करने हैं एनसीईआरटी के, एंड कुछ क्वेश्चंस एक कंपटीशन को भी लेके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक लास्ट टॉपिक के साथ एंड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, पूरा अब तक का जो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, सो दैट आपका जो चैप्टर है उसमें कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो और नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी हम क्वेश्चंस करें वो आपको समझ आ सके, ठीक है। रेगुलर स्टडी, रेगुलर रिवीजन इज मस्ट, उसके बिना हमें डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगी, तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। सो दिस वाज ऑल एंड थैंक यू वंस अगेन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, इसको स्प्रेड करें अपने फ्रेंड सर्कल में। सब्सक्राइब टू द चैनल एज मच, जो भी आपके न्यू कमर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए एंड कम टू द चैनल, रेगुलरली स्टडी कीजिए, अपने आप को, अपनी नॉलेज इन्हांस कीजिए। इतना ही कहना चाहूँगी मैं आप इसी के साथ। आज बाय बाय, टाटा, थैंक यू।